नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कृतिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल आज एक बार पुणे आपके सामने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सिकवाल पर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 7 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। आज एक नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम फिर चर्चा कर रहे हैं। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 8 के अंतर्गत कुछ मनोविज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जो हो सकता है आगामी रीट शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत ये चीज दी हुई है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन हेतु से संबंध का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन हेतु से संबंध का प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन है रायबर्ड ने किया, दूसरा ऑप्शन है हर्बर्ट ने किया, तीसरा ऑप्शन है वेबस्टर ने किया और चौथा ऑप्शन है गाल्टन ने। तो सीधी सी बात है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के मापन हेतु जो सह संबंध का प्रतिपादन जिस व्यक्ति ने किया उसमें काफी लोकप्रिय नाम रहा है, जिसने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में काफी चीजें बताई। तो रायबर्ड ने व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं बताया, तो यह आंसर नहीं होगा। हर्बर्ट भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली का सिद्धांत दिया पाठ योजना के अंतर्गत। वेबस्टर का संबंध सृजनात्मकता से रहा है, तो केवल एक डी ऑप्शन रहता है। गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत से संबंध का या मापन हेतु व्यक्तिगत विभिन्नता के मापन हेतु से संबंध का क्या किया, प्रतिपादन। तो यहाँ आंसर होगा डी, गाल्टन ने। और ये गाल्टन वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा कर रहे हैं। उपलब्धि निर्भर करती है, प्रेरणा पर निर्भर करती है, योग्यता पर निर्भर करती है, प्रेरणा योग्यता दोनों पर निर्भर करती है या आलस्य पर निर्भर करती है। ये भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। सीधी सी है कि किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि जो है प्रेरणा पर तो रहती है, साथ साथ उसकी योग्यता पर भी निर्भर रहती है और आलस्यता पर नहीं रहती। तो निर्भर जो रहती है तो सी ऑप्शन है, जिसमें प्रेरणा और योग्यता दोनों को शामिल किया गया। तो यहाँ आंसर उपलब्धि निर्भर रहती है तो व्यक्ति की प्रेरणा और योग्यता पर, तो आंसर सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता क्या है। नंबर 1 वैधता होती है, नंबर 2 मानकता होती है या मानक, नंबर 3 विश्वसनीयता और 4 पर है सभी। तो मानकीकृत का अर्थ होता है जो सभी गुणों से परिपूर्ण हो। इसका मतलब मानकीकृत में क्या होगी, वैधता भी आती है, मानकता भी आती है और विश्वसनीयता भी आती है। तो इसका अर्थ यदि देखा जाए तो सभी ही इसका क्या रहता है, अर्थ रहता है मानकीकृत परीक्षण का। तो यहाँ आंसर होगा डी ऑप्शन सभी। क्वेश्चन नंबर 4 काफी महत्वपूर्ण है। सीखना एक तरह के व्यवहार का है, क्या है, संशोधन है, दूसरा ऑप्शन विस्तार है, तीसरा ऑप्शन बचाव है या प्रसार है। यदि आप कोई चीज सीखते हो तो आपके व्यवहार में क्या आएगी, आपके व्यवहार विस्तारित होगा कि व्यवहार में बचाव आएगा या प्रसार आएगा। इसका मतलब ये तीनों ही नहीं होंगे। आपके व्यवहार में क्या होगा, संशोधन होगा या परिवर्तन होगा। तो यहाँ ऑप्शन चौथे में जो ए है वो बिल्कुल राइट है। ए क्वेश्चन ए क्या हुआ, चौथे का आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट का संबंध है, काफी जगह पूछा भी है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट का संबंध है बुद्धि से, अभिक्षमता से, अभिरुचि से, व्यक्तित्व से। तो सीधी सी बात है, आखिर क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है कहाँ काम आता है कि तो व्यक्तित्व मापन में इसको टेस्ट को काम में लिया जाता है। तो इसका यहाँ संबंध है डी ऑप्शन, व्यक्तित्व से इसका क्या है, बहुत ही गहरा और नजदीक का संबंध है। तो डी आंसर क्या होगा, सही। क्वेश्चन नंबर 6,
चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? रॉस ने, जेम्स रेवर ने, जॉन डीवी ने और वुडवर्थ ने। सीधी सी क्वेश्चन पर दृष्टिपात कीजिए, आंसर स्वतः ही निकल कर आएगा। चिंतनशील, इसका मतलब चिंतनशील प्रवृत्ति जो दार्शनिकता का संबंध रखती है, दार्शनिक विचारधारा से काफी इसका जुड़ाव है। और दार्शनिक मनोवैज्ञानिक की यदि बात करें तो केवल इस ऑप्शन में जॉन डीवी है। तो इसका मतलब चिंतनशील सोच की चर्चा करने का जो श्रेय है वह जॉन डीवी को दिया गया। तो छठे का आंसर है जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 7, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर और डी सभी। तो सीधी सी बात है कि बालक का संबंध विद्यालय से भी है, परिवार से भी है और समुदाय से भी। तो यदि ये तीनों ही उसके अकॉर्डिंग है तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूपेण इन सभी पर निर्भर करता है। यदि परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। विद्यालय का यदि दोषपूर्ण वातावरण रहा तो भी उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। हो सकता है वो जिस समुदाय से बिलोंग कर रहा है उसमें उसके प्रति हो सकता है कुछ दुर्व्यवहार किया जाए तो भी उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो आंसर जो होगा डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी सामाजिक निष्क्रिय एजेंसी है? काफी महत्वपूर्ण है और काफी मान्यता लिया हुआ क्वेश्चन है। कई बार विद्यार्थी इस प्रश्न में उलझ जाते हैं कि निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब, परिवार और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सीधी सी बात है, स्वास्थ्य क्लब जहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है और इसमें पूर्ण रूपेण जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाए या हो सकता है अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यक्ति उससे क्लब से जुड़ता है तो आपसी विचारों का मेल जोल रहता है उसमें। तो स्वास्थ्य क्लब समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी नहीं है, यह पूर्ण रूप में समाजीकरण की एजेंसी है। तो स्वास्थ्य क्लब आंसर नहीं होगा। इको क्लब में भी ऐसी की ऐसी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है तो ये भी नहीं होगी। परिवार भी बालकों में समाजीकरण के भाव, जैसे संयुक्त परिवार की पड़ता है तो वहाँ आपसी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है उस परिवार में रहने वाला बच्चा। और डी है सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। अब कई बार बच्चा पूछता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय कैसे नहीं है सर? तो सीधी सी बात है कि सार्वजनिक पुस्तकालय में जो भी अध्ययन करने के लिए जो पाठक जाता है या जो व्यक्ति जाता है वो अपना अध्ययन करके तुरंत वहाँ बातचीत नहीं होती, जिसके कारण वो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी मानी गई। तो आंसर होगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? अनुवांशिकता, माता पिता की शिक्षा, खेल और शिक्षक। सीधी सी बात है, बच्चों के सामाजिक विकास में शिक्षक का भी योगदान देखें तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है शिक्षक तो 24 घंटे सही ही रहता है। माता पिता की शिक्षा हो सकता है बच्चा उसे सीखे या नहीं सीखे, माता पिता के बातें उसे हो सकता है उपदेशात्मक रखे जिसके कारण उसका सामाजिक विकास हो सकता है, उसे उपदेश के कारण वो उसका भूमिका नहीं हो सकती। अनुवांशिकता जरूरी नहीं है माता पिता वैसे वैसे उसमें सामाजिक विकास हो। तो खेल जो होता है, जो अपने मित्रों के साथ खेलता है जिससे उसमें सामाजिकता के भाव क्या होते हैं विकसित। तो आंसर जो सी है यहाँ क्या है? सही। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें तो भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और सेकंड ग्रेड हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया कि भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है। पहला नैतिक आदर्श, विरोधी उद्देश्य, सफलता और विरोधी इच्छाएं। तो सीधी सी स्थिति है कि भग्नाशा मतलब कि आखिर जो व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता, कुंठित हो जाता है और कुंठा को क्या कहा मनोवैज्ञानिक शब्दावली में भग्नाशा का।
यदि किसी की नैतिक आदर्श की बातों का उल्लंघन हो रहा तो वो समायोजन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो भगनासा कुंठित हो जाएगा। तो ये कारण यदि है तो ये तो कारण माना गया। विरोधी उद्देश्य है वह भी कारण माना गया। विरोधी इच्छाएं ये भी भगनासा कारण है। लेकिन जो सफलता है, यदि आप सफल होंगे तो आप कुंठित होंगे क्या? यदि आपको सफलता मिल गई तो वो आप कुंठित नहीं होंगे। तो भगनासा का कारण नहीं है, वह है सफलता। सी आंसर क्या माना गया? सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 11, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति के प्रेरणेता कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और गंभीर है कि आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति के प्रेरणेता कौन है? एडलर है पहला ऑप्शन, दूसरा थॉर्नडाइक है, तीसरा फ्राइड है और चौथा है सभी। तो आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति के प्रेरणेता की यदि बात करें तो पहला ऑप्शन एडलर, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा फ्राइड और चौथा सभी। तो थॉर्नडाइक जो है वो तो सामाजिक प्रवृत्ति के प्रेरणेता है। फ्राइड जो है ये काम प्रवृत्ति के प्रेरणेता है। तो इसका मतलब एडलर ही एक बचे इसमें जो आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति के क्या मानेंगे? प्रेरणेता मानेंगे। तो आंसर जो होगा इसमें ये होगा एडलर। क्वेश्चन नंबर 12, एक बालक अनुपयोग प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, वह दर्शाता है पहला ऑप्शन प्रतिभाशालीता को, दार्शनिकता को, सृजनशीलता को, कुशलता को। ये क्वेश्चन काफी जगह पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी बालक अनुपयोग प्लास्टिक की थैलियों से कोई कलात्मक वस्तु बना रहा है तो निश्चित ही है वो सृजनशीलता का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि प्रतिभाशाली जो है वो आईक्यू के अनुसार होता है। कुशलता निपुणता का प्रतीक है। सृजनशीलता कुछ मौलिकता का क्या मानी गई? प्रतीक मानी गई। तो आंसर सी जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 काफी महत्वपूर्ण है। ऑन मेमोरी पुस्तक के रचनाकार कौन है? जॉन डीवी, एबिगास, जेम्स और वुडवर्थ। तो ऑन मेमोरी यानी कि याददाश्त की यदि बात करें तो एकमात्र व्यक्ति था जिसने स्मरण शक्ति पर काफी चर्चा की, वो था एबिगास। तो ऑन मेमोरी पुस्तक के जो रचनाकार है वो एबिगास है। बी ऑप्शन क्या है? सही। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप कब आया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ कई बार जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी सन में उलझ जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप कब आया? 1890 में या 1800 में या 1920 में या 1900 में? तो 1890 में तो नहीं, क्योंकि 1890 से 1905 तक का जो समय है वे मनोविज्ञान का बजर काल कहलाता है या बंजर काल भी कहते हैं। तो इस पीरियड में तो शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्टता नहीं है, केवल मनोविज्ञान चला। यहाँ पर भी केवल मनोविज्ञान चला। अब कई बार 1900 से और 1920 में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की स्पष्टता की यदि बात करें तो 1920 में इसका स्पष्ट स्वरूप आया और इसको लेकर आने वाले जो व्यक्ति थे उसमें एक नाम आता है थॉर्नडाइक, जड और टर्म। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसका आंसर सी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? मन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, समाज का विज्ञान या सभी? तो मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ यदि देखते हैं तो शिक्षा विज्ञान होता नहीं, समाज विज्ञान भी होता नहीं और मन का विज्ञान और उपयुक्त सभी। तो सीधी सी बात है कि मनोविज्ञान शब्द को ध्यान से देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है मन धन विज्ञान। तो मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ है मन का विज्ञान। कई लोग आत्मा का विज्ञान भी मान लेते हैं, लेकिन आत्मा तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है। तो अंग्रेजी में साइकोलॉजी जो शब्द है वो
यदि पूछा जाए कि साइकोलॉजी शब्द का संकुचित अर्थ क्या है, तब तो क्या होगा, आत्मा का विज्ञान, या मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है, मन का विज्ञान। ये बिहार टेट में पूछा गया है क्वेश्चन, और आंसर क्या है, मन का विज्ञान। तो ए आंसर यहाँ क्या है, सही है। तो आज हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा की। संभवतया ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा जो YouTube चैनल है भाग्य उदय अनिल सेकवाल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे और पास वाले बेल आइकन को यदि आप दबाओगे तो नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। नोटिफिकेशन कौन से, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो उसको एक घंटे को आप जरूर दबाइए। तो अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे एक कुछ मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और शिक्षक भर्ती जो आगामी है उसको मद्देनजर रखते हुए निरंतर अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।